हेलो अमर, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो आप जानते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है। वो हमारा चैप्टर है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था पिछले ही लेक्चर के अंदर कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। ओके, और रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन के संबंध में यानी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उनके अंदर आती हैं और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इनके अंदर आती हैं, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती हैं और रोटेशनल मोशन के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी आती है, क्या इन दोनों के बीच में कोई इंटरकनेक्शन है या नहीं, इस पर हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, क्योंकि मेरा कैमरा जो अभी फ़िलहाल में वर्क नहीं कर रहा है तो आपको कैमरे पे नहीं ध्यान देना है कि मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं। फ़िलहाल में आप मेरी वॉइस से काम चलाएंगे। क्योंकि ये काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप सबको पता है कि टाइम फ़िलहाल में है नहीं, तो स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं टाइम पे। और टाइम थोड़ा जल्दी से जल्दी, मतलब कम से कम टाइम में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है कि हम चीज़ों को पहले से रिटन फॉर्म में लेके आएँ या PDF के फॉर्म में आएँ, जिससे क्या होगी कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे कम टाइम में। बिकॉज अगर हम लोग डायरेक्ट लेक्चर की बात करें तो डायरेक्ट के लेक्चर में प्रॉब्लम ये है कि हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है एक्सप्लेनेशन में, है ना। तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन में, और अगर मैं एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा टाइम देता हूँ तो लिखने में कोई टाइम नहीं देता हूँ। तो एक दिन के अंदर जहाँ 4-5 टॉपिक कवर होने चाहिए, हम क्या कर पाते हैं, मात्र 1 से 2 टॉपिक कवर कर पाते हैं। इससे दिक्कत होती है, तो सिलेबस हम लोग का क्या हो जा रहा है, पीछे हो जा रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इसलिए आज से आगे की जो भी क्लासेस होंगी हम इन्हीं के बेसिस पे चल रहे होंगे या PDF के फॉर्म में चला रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कैमरा इसका काम नहीं कर रहा है तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि कैमरा यहाँ पे नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। नहीं, आपको वॉइस से काम चलाना है। ओके, अगर कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल में हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो रोटेशनल मोशन था, उस रोटेशनल मोशन के अंदर सभी कुछ हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे ट्रांसलेटरी मोशन से जो फिजिकल क्वांटिटी है, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें बस चेंज क्या है, तो केवल और केवल सिंबल्स का चेंज है ना। सिंबल्स क्या है, अलग अलग है। सिंबल्स मतलब चिन्ह। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो S होता है ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर वो थीटा के अंदर चेंज हो जाता है, जो V होता है इसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर वो ओमेगा के अंदर चेंज हो जाता है रोटेशनल मोशन के अंदर। इसी तरीके से जो एक्सीलरेशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर वो चेंज हो जाता है अल्फा के अंदर। फिर ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जो F होता है वो चेंज हो जाता है आपका टाउ के अंदर, यानी फोर्स जो होता है वो चेंज होता है टाउ के अंदर। फिर P जो होता है वो चेंज हो जाता है वो किसके अंदर, L के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा हुआ है। ओके, और हम लोगों ने वहीं पे एक बात और देखी थी कि जहाँ पे हमको मास लेना था वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आखिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, क्योंकि ये सब तो हम लोगों ने देख लिया था कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी आई थी और कैसे ये एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये बात तो हम लोगों ने पढ़ ली थी। लेकिन एक चीज़ हम लोग छोड़ दिए थे, वो क्या था, तो वो ये था कि हम जानते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उनमें से स्पेशली S, V, U, T एंड A के बीच में रिलेशन आपस में भी क्या है, एक अलग से रिलेशन है। और इसको शो करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन शो करते हैं। किसके किसके बीच में, S, V, U, T और A के बीच में। जैसे आप सबने पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं वो 3 होते हैं। फिर जो पहला होता है वो होता है V = U + AP। इसी प्रकार दूसरा जो होता है वो हो जाता है आपका S = UT + ½ AT²। और जो तीसरा होता है
वो होता है आपका v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये होता है आपका तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इन ट्रांसलेटरी मोशन। किसमें? जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, यानी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है पैरेलली, या सिंपल बोल सकते हो कि अपने पोजीशन में जो चेंज लेके आ रहा है विदाउट एनी क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ एंगल, यानी बिना एंगल क्रिएट किए हुए अगर वो सीधा सीधा मोशन कर रहा है सिंपल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। और उस दौरान जो इसके अंदर क्वांटिटीज आती हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो कौन शो करता है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक बात बताइए, जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन की बात यहाँ पे कर रहे हो वो इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान आ रहा है, क्योंकि एस आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है, टी आ रहा है। आपने अभी जस्ट देखा था कि यस की जगह पे हमारे पास रोटेशनल मोशन की जगह पे क्या आता है? थीटा आता है। उसी तरीके से मतलब यस किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस कन्वर्ट हो जाता है इसमें थीटा के जगह पे। यहाँ पे आते हैं, यानी यहाँ पे देखोगे v जो होता है, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। अगर ट्रांसलेटरी मोशन में देखोगे तो ये r में मतलब इसके अंदर देखोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओमेगा के अंदर। और चूंकि ये फाइनल वाला है तो यहाँ पे ये w यानी ओमेगा भी क्या है? फाइनल, तब मैं मान लूंगा। उसी तरीके से जो u होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि जो ओमेगा है मेरा वो इनिशियल है। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि v और u के लिए ऐसा नहीं, जैसे यहाँ पे फाइनल के लिए v है, इनिशियल के लिए u है, ऐसे ओमेगा जो है फाइनल के लिए कुछ और होगा, मतलब फाइनल के लिए ओमेगा हो जाएगा और इनिशियल के लिए y हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? vf यानी फाइनल के लिए wf लिख देंगे और इनिशियल के लिए हम लोग wi लिख देंगे। जबकि आप ये भी जानते हैं कि जो s होता है वो कन्वर्ट हो जाता है थीटा के अंदर, और फिर हमारा जो टाइम है वो तो टाइम की तरह ही रहेगा, टाइम कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा अल्फा के अंदर। तो जब हम ये जानते हैं कि यही चीज़ें बस चेंज होती हैं, तो क्या हम इन्हीं की जगह पे इक्वेशन ऑफ मोशन को नहीं लिख सकते? दैट मीन्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एप्लीकेबल है, क्या वही रोटेशनल मोशन के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा? बस हम उनकी जगह पे ये रख दें तो यस और नो? तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए उसी के जगह मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के जैसे हम लोग रोटेशनल मोशन का भी इक्वेशन निकालते हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। तो एक साइड हम लोग क्या करेंगे? एक साइड हम लोग यूज करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरे साइड यूज करेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन का इक्वेशन। चलिए इधर अगर हम लोग लिखें पहला, तो होगा वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जबकि इधर अगर हम लोग लिखेंगे, तो v के जगह पे हमको क्या करना है? wf लिख देना है। इज इक्वल टू u लिखा है तो wi लिख देना है, प्लस a के जगह पे अल्फा और टाइम है तो t। सिंपल। वैसे ही ट्रांसलेटरी मोशन में दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें वही इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशनल मोशन के टर्म में, तो हम s की जगह पे क्या लिख देंगे? आप थीटा लिख देंगे, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी यानी w यानी ओमेगा है, सॉरी w नहीं है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, w नहीं है, ये ओमेगा है, और ओमेगा w से थोड़ा सा डिफर होता है, वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो आई टी यानी ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन पे मैं जाऊँ तो वो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे भी आप बात करोगे, तो सेम यहाँ पे भी कहानी बनेगी। v के जगह पे हम बस क्या कर लेंगे? wf कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर wi का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे अल्फा और s की जगह पे थीटा। तो इस तरीके से रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला भी या रोटेशनल मोशन का इक्वेशन भी यहाँ पे बन गया, या इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सेम सिचुएशन आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे भी, यानी जैसे यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन था, वैसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशनल मोशन के लिए आ गया। चूंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो ट्रांसलेटरी मोशन का इक्वेशन है, ये जो तीनों इक्वेशन है, ये तभी फॉलो करेंगे जब हमारा क्या होगा? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, यानी एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सर एक्सीलरेशन 0 से कहाँ होगा? एक्सीलरेशन 0 वाले की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए
यही चीज मिस्टेक कर जाते हैं हम लोग। एक्सीलरेशन नहीं जीरो होगा, एक्सीलरेशन होगा, लेकिन कैसा होगा? एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब वेरी करने वाला नहीं होगा। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए एप्लीकेबल है, यानी एक्सीलरेशन बार बार किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रैवलिंग के दौरान चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा एक एक्सीलरेशन है, तब उस दौरान ये लगेगा ट्रांसलेटरी मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेम कहानी यहाँ भी फॉलो होती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्सीलरेशन आया है तो वो एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है ना? यानी अल्फा यहाँ पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और अल्फा अगर कांस्टेंट होगा तभी रोटेशनल मोशन का जो इक्वेशन है वो क्या होगा? फॉलो करेगा, यानी जो आप लिखे हो यहाँ पे वो चीज़ें फॉलो कर पाएंगे। तो आई होप ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे ये चीज़ें आती हैं, ठीक है? बाकी चीज़ें मैंने पिछले क्लास के अंदर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक? तो चलिए आज के हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आखिर हम ये टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो हमने भी पढ़ा है ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान कि भैया जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उस ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हम लोगों ने भी पढ़ा है कि भैया वेलोसिटी आती है ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसको पहले रुकिए एक सेकंड, कि वेलोसिटी आती है, डिस्प्लेसमेंट आता है, या सिंपल ऐसे कर लो कि एक ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है, इसका मतलब वेलोसिटी आ गई है। वेलोसिटी में चेंज आया तो इसका मतलब एक्सीलरेशन आया है, और एक्सीलरेशन आने का कारण है फोर्स, है ना? तो कुल मिला के ये तीनों का कारण कौन है? फोर्स। अगर ये चीजें हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट आया है तो इसका कारण ही क्या है? फोर्स। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि नॉर्मली देखोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट ये चीजें लाने से, यानी अपने अंदर इन फिजिकल क्वांटिटीज को उत्पन्न कराने से डरता है। कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि क्या आए? S आए, V आए या A आए। सिंपल मैं यहाँ से हटा दूँ सब कुछ, मैं सिंपल ये चाहूंगा कि वो नहीं चाहता भैया कि क्या आए? एक्सीलरेशन आए, है ना? वो एकदम नहीं चाहता कि एक्सीलरेशन आए। एक्सीलरेशन का मतलब ही क्या होता है? अगर आप नॉर्मली बेसिस पे समझो तो एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है कि जिस स्टेज में है वो, सॉरी वीडियो कट गया था, तो एक्सीलरेशन क्या करता है? एक्सीलरेशन का काम ही यही है कि किसी भी बॉडी के नेचुरल स्टेट या फिजिकल स्टेट को चेंज कर देना, यानी फिलहाल में जो स्टेट है उस स्टेट को चेंज कर देता है ना? सिंपल मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहता, फिर से समझिए, कि उसके अंदर या उसके ऊपर एक्सीलरेशन आए। एक्सीलरेशन आएगा तो बॉडी के स्टेट को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, ठीक? और सिंपल मतलब ही यही से निकलता है कि कोई भी बॉडी ये नहीं चाहती, मतलब क्या है कि वो नहीं चाहता एक्सीलरेशन, क्योंकि कोई बॉडी नहीं चाहती, यहाँ से कहने का अर्थ यही है, नहीं चाहती कि उसके स्टेट में क्या आए? स्टेट में चेंज आए। क्यों? तो ड्यू टू इट्स मास, इसके मास के कारण ऐसा होता है। और यही पूरे ऑब्जेक्ट की इस दुनिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये प्रॉपर्टी बन गई है ना? ये प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि उसके पास मास है तो वो नहीं चाहता कि उसके स्टेट में क्या आए? चेंज आए। नहीं चाहता तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम दे देते हैं इनर्शिया। इनर्शिया यानी जड़त्व। तो जड़त्व है क्या? तो जड़त्व ही वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि उसके स्टेट में क्या आएगा? आए, चेंज आए। और अब नहीं चाहता तो अगर कोई चेंज लाएगा तो उसका विरोध करेगा ही करेगा। भाई सिंपल बात है, हम नहीं चाहते कि ये चीज हो, लेकिन अगर वो हो रही है तो हम उसका 100% क्या करेंगे? विरोध करेंगे। सिंपल बात यही है। तो इनर्शिया के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इनर्शिया जो है चेंज का क्या करती है? विरोध करती है। चेंज हो रहा है उसका विरोध ही क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। ठीक है,
अब ये बात तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था तब जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तब, यानी जब हमने पढ़ा एस, फिर पढ़ा भी, फिर पढ़ा ए और फिर उसके बाद पढ़ लिया एफ। तो एफ पढ़ने के पहले ही हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि भैया फोर्स लगाओगे तो इनर्शिया इस फोर्स का विरोध करेगी, क्योंकि फोर्स लगेगा तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का मतलब है बॉडी के स्टेट में चेंज होना। तो भैया इनर्शिया तभी आता है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो एफ और वी है वो रोटेशनल मोशन के अंदर नया नहीं है, यानी हमको ये नहीं पढ़ना है। सर क्यों नहीं पढ़ना है? इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमने ये पढ़ा था कि रोटेशनल मोशन मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है या जो रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी के, एक सेकेंड, जो रिजिड बॉडी है उस रिजिड बॉडी के पार्टिकल क्या परफॉर्म करते हैं? वो पार्टिकल फिक्स एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। तो अगर वृत्तीय गति करते हैं तो भैया वही चीज होगी, यानी सर्कुलर मोशन के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट आया था थीटा, वही रोटेशनल मोशन के दौरान भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। जो सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी होती थी ओमेगा, वही रोटेशनल मोशन के भी दौरान होगी। यानी फिर यहाँ पे मैं बात करूँ, और उसके अलावा जो एक्सीलरेशन होता था सर्कुलर मोशन के दौरान, वही एक्सीलरेशन हमारा रोटेशनल मोशन के दौरान भी होगा। तो ये चीजें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, और वहां पे हम लोगों ने फोर्स भी पढ़ा था। तो ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन कराने के लिए उत्तरदायित्व होता है वो लेता है, वो होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी CF होता है, और जो बाहर की ओर लेके जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो दोनों CF हम लोगों ने पढ़ लिए थे। पर ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीजें तो सेम होंगी, लेकिन फोर्स वाली कहानी क्या होगी? डिफरेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, आपने अभी देखा कि वहां पे हम लोग F से ही डिनोट करते थे फोर्स को, जबकि यहाँ पे हम फोर्स को F से डिनोट नहीं करते हैं। इन द सेंस ऑफ रोटेशनल मोशन हम इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को। तो इसका कारण क्या है? का कारण ये है कि यहाँ पे फोर्स का नेचर सर्कुलर मोशन वाले फोर्स से क्या है? डिफरेंट है। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम इसको तो नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, लेकिन हम लोगों को फोर्स की कहानी पढ़नी पड़ेगी। और आपको भी पता है कि यदि फोर्स पढ़ना है तो आप अभी जस्ट समझो कि फोर्स आएगा तो हर बॉडी के स्टेट के अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा। और वो चेंज क्यों आएगा? इनर्शिया के कारण आएगा। तो सबसे पहले हमको इनर्शिया पढ़ना पड़ता है, फिर जाके फोर्स पढ़ना पड़ता है, ताकि हमको ये पता रहे कि कोई बॉडी कितना क्या कर सकती है? विरोध कर सकती है अपने स्टेट में होने वाले परिवर्तन को लेकर। जब हमें ये पता रहेगा कि ये बॉडी इतना विरोध कर सकती है, तभी तो हम जाके फोर्स लगा पाएंगे, तभी जाके उसके अंदर क्या ला पाएंगे? चेंज। अदरवाइज हम जब यही नहीं जान पाएंगे कि बॉडी के अंदर इनर्शिया कितना है, तो हम फोर्स लगाएंगे, और अगर वो फोर्स इनर्शिया से छोटा रहा तो फिर चेंज तो नहीं आने वाला है। तो इस बातों को समझने के कारण ही हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? इनर्शिया, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन हो, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो। ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है, और हम हर रिजिड बॉडी के अंदर इनर्शिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ भी देखते हैं हम लोग इनर्शिया को। देखो, जैसे इनर्शिया अगर ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें हम लोग इनर्शिया की, तो जो ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान इनर्शिया था वो क्या कर रहा था? उसको सीधा चलने में क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। नहीं, तुमको मतलब मान लो कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, तो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है वो तो चलना तो चाहेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? मान लो तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो तो वो नहीं चाहेगा कि वो रुका हुआ है तो वो चले, तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, यानी वो चलने का क्या करेगा? विरोध करेगा। यही तो है इनर्शिया। सिंपल मतलब तो यही है। या अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो अगर तुम फोर्स लगा के उसको पीछे की ओर रोक रहे हो तो नहीं चाहेगा रुकना, यानी वो चलना चाहेगा। यही है इनर्शिया, यानी अपने 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 स्टेट के अंदर चेंज लाने का विरोध कर रहा है। तो सिंपल अर्थ ये मैं समझूं कि यहाँ पे रुकने का विरोध कर रहा है या चलने का जो विरोध कर रहा है, ये इनर्शिया है।
तो वैसे ही जब रोटेशनल मोशन होगा भैया, तो रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है कि भैया गोल 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 घूमना है तुमको। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, गोल गोल घूमने का क्या करेगा, विरोध करेगा। और जब ये गोल गोल घूमने का क्या करेगा, विरोध करेगा, तो यही प्रॉपर्टी हमारी क्या बन जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में चलने का विरोध कर रहा है, वैसे रोटेशनल मोशन में बोल देगा कि हम घूमेंगे नहीं। तो जब घूमेगा नहीं तो ये जो प्रॉपर्टी होगी इसकी क्या कहलाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे पहले आपने हम देखा हुआ है कि जो इनर्शिया होता था वो क्या होता था भाई, वो इनर्शिया होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम। यानी इनर्शिया यानी जड़त्व तो होता था वो द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना कम द्रव्यमान उतना कम इनर्शिया। यानी इससे पहले ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान हमारे पास इनर्शिया को कैलकुलेट करने का कोई क्या नहीं था, कोई फॉर्मूला नहीं था, बिकॉज हम ये मान रहे थे कि इनर्शिया इज क्वांटिटी लेस। सिंपल बात करेंगे कि हम इसको माप नहीं कर सकते। यानी लीनियर मोशन के दौरान हम इनर्शिया को मेजर नहीं कर पा रहे थे, और इसको हम लोगों ने इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में नहीं रखा था। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या समझा था कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयर। कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान है 10 kg और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान है 20 kg, और ये दोनों ऑब्जेक्ट में आप मास को बस देखो तो आपको दिख रहा है कि इसका मास ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसके अंदर इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सपोज ये I2 है और ये I1 है, तो I1 यानी इस 10 kg वाले मास का इनर्शिया और I2 मतलब 20 kg वाले मास का इनर्शिया। तो सिंपल मतलब है कि I2 ज़्यादा होगा, I1 कम होगा। यानी हम सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करके बता पा रहे थे। ठीक है, ये होता था। ठीक, तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे सर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जस्ट आपने क्या समझा कि भैया ये घूमने में जो विरोध करता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है तो नहीं चाहेगा कि क्या करे, घूमे, तो घूमने का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो क्या ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या इसको भी नहीं मापा जा सकता, यानी क्या इसको फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं रखा गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हम क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, इसीलिए ये क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब मैं अगर और बात करूं तो सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो वो है आई से। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन हम निकालते हैं कि जैसा अभी हम लोगों ने शुरुआती दौर में देखा था कि जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसके अंदर हम लोग द्रव्यमान को यम से दर्शाते थे। यानी जब हमने लिखा फॉर्मूला F इज इक्वल टू यम इंटू ए, तो यहाँ पे यम क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, द्रव्यमान को। लेकिन जब हम लोगों ने इसी को रोटेशनल मोशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो टाउ था, चूंकि फोर्स के जब हम क्या लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, टाउ, तो जब टाउ लिखा तो यहाँ पे आई लिखा और ए के जगह पे अल्फा लिखा। सर ये समझ में आ रहा है कि आप ए की जगह पे अल्फा ले रहे हो क्योंकि एक्सीलरेशन चेंज हो जाता है अल्फा के अंदर, लेकिन मास तो सर सभी बॉडीज के अंदर होता है, लेकिन हमने मास के जगह पे क्या लिखा है, आई लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा आप याद रख लीजिएगा आज के डेट में कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में यही हल्का सा क्या आएगा, डिफरेंस। ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग सिंपली मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब रोटेशनल मोशन की बात आएगी तो हम मास नहीं देंगे, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे क्या रखेंगे, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करेंगे, और यहाँ पे रोटेशनल मोशन में मास के जगह पे आपका क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है, यानी हम हमेशा ये देखते हैं, देखो यहाँ पे क्यों हम m का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, क्यों नहीं इनर्शिया रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे इनर्शिया जो था उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं रख पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो आई है वो एक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में उभर के आ गया है, और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आई को लिखेंगे ना कि m को।
बहुत लोगों के मन में अभी भी शक है कि भाई m क्यों लिया जा रहा था और उसकी जगह पे I कैसे ले लिया गया। देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं तो जो m था वो एक्चुअल में यही तो बता रहा था कि कितना मास है, और मास से ही तो हम बता पा रहे थे इनर्शिया क्या होता है। भाई F इज इक्वल टू तुमने क्या बताया है m इंटू ए, यानी m मास के ऑब्जेक्ट पे ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर देना। सिंपल मतलब यही है कि यानी इतने से एक्सीलरेट कर देना m मास के ऑब्जेक्ट को। तुम खुद बताओ m मास का ऑब्जेक्ट है तो प्रॉपर्टी भी तो होगी। मान लो m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको तुम a एक्सीलरेशन दे रहे हो F फोर्स लगा के, ठीक है, तो ये सबसे पहले विरोध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। विरोध कितना करेगा? तो अभी जस्ट बताया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी जितना मास उतना विरोध करेगा, उतना इनर्शिया। चूंकि हम इनर्शिया को कैलकुलेट नहीं कर सकते इसलिए हमने क्या डाल दिया, m डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो कुछ तो इसके अंदर यूज होगा कि नहीं होगा, तो वही यूज के जहाँ पर हम लोगों ने m लिख दिया है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक, तो आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके फैक्टर्स को या इसको अब हम लोग लिखे हुए नोट्स के थ्रू समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये नोट्स में देखिएगा कि यहाँ पे लिखा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पे लिखा गया कि भैया ये कहाँ यूज होता है, तो रोटेशनल मोशन के दौरान। यानी जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है कि ये रोटेशनल मास है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मास। क्योंकि सिंपली हम यहाँ पे अभी जस्ट देखे हैं कि लीनियर वाले में हम लोग m रिप्रेजेंट करते थे और m की जगह पे अब क्या रिप्रेजेंट करने लगे, I, क्योंकि अब I जो है मेरा मास की जगह पे आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि हम लोग रोटेशनल मोशन के दौरान इसको रोटेशनल मास मानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से ऊपर देखोगे तो यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम शुरुआत में क्या पढ़ते हैं कि जितनी भारी बॉडी यानी जितना ज़्यादा मास उतना ही स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में उतना ही मुश्किल। यानी एक ऑब्जेक्ट झुका हुआ है तो चलाने में दिक्कत कितनी होगी, तो जितना ज़्यादा उसका द्रव्यमान, यानी जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट है उतना उसको चलाने में क्या होगी, दिक्कत या मुश्किल होगी। तो यही आपका क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है नॉर्मल केसेस में। लेकिन जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहता है कि जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करना उतना ही मुश्किल, यानी उसको घुमाने में उतना ही क्या होगी, मुश्किल होगी। सिंपल मतलब यही है रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो इसका मतलब उसको घुमाना क्या होगा, कठिन होगा। जितना कम उतना आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसको घुमा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए फ्लाई व्हील इन्होंने लिया है। फ्लाई व्हील का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना, क्या होता है, पहिया जो होता है। आप सिंपल समझो, फ्लाई व्हील या उड़ने वाला जो पहिया होता है, उड़ने वाला पहिया का मतलब जो ऊपर पंखा होता है ना, ऐसे ऐसे घूमता है। अच्छा, आप लोग इससे भी इम्पोर्टेंट समझिएगा, आप लोगों को मैं समझाऊं तो आप लोग कभी कभी गए होंगे धान वाली चक्की पे, ये जहाँ पे धान वगैरह कुटाता है, ठीक है ना, गेहूँ पिसाता है, तो वहाँ पे जब आप गए होंगे तो वहाँ पे बीच में ऐसे गोले गोले बहुत सारे लगे होंगे, बीच में ऐसे रॉड निकला होगा ऐसे, और वो आके एक दूसरे पहिए को कनेक्ट किया होगा, ठीक है, और ये पट्टे के थ्रू आगे जाके और पहियों में कनेक्टेड हुए होंगे, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आके एक मोटर, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी वाले मोटर से कनेक्टेड होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे भी एक पहिया होगा। तो जब ये मोटर घूमता है तो मोटर घूमेगा तो पट्टा इसी से कनेक्टेड है, तो पट्टा घूमेगा, जब पट्टा घूमेगा तो ये फ्लाईव्हील को भी क्या करेगा, घुमाएगा। जब ये घूमेगा तो इससे कनेक्टेड है ये भी घूमेगा, और इससे कनेक्टेड है ये, तो ये भी क्या करेगा, घूमेगा। तो इसके थ्रू पूरा का पूरा घूमता है, और जो अंदर एक मशीन बनी होती है ऐसे बॉक्स टाइप में, उसके अंदर भी बहुत सारे फ्लाईव्हील होते हैं और उन्हीं के अंदर वो भी घूमता है। और इसी के अंदर जब चावल गिरता है, मतलब नॉर्मली समझो यहाँ पे बॉक्स टाइप में होगा, ऐसे बॉक्स टाइप में होता है, यहाँ भी दो ऐसे करके रोलर लगे होते हैं, और यहीं पे क्या होता है, आपका चावल इसी के बीच में गिरता है, तो ये इसके बीच में जब गिरता है तो रगड़ खाता है, और रगड़ खा के उसका जो छिलका होता है धान का, वो क्या हो जाता है, वो निकल जाता है, और चावल क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। क्योंकि चावल का जो छिलका होता है उसी को निकालने के लिए आप गए हो उस मशीन के ऊपर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे घूम रहा है नहीं घूम रहा है फ्लाईव्हील। अगर आप नॉर्मली अपने हाथों से घुमाना चाहो
नॉर्मली अपने क्या करना करो, हाथों से घुमाना चाहो इसके ऊपर फोर्स लगा के, तो आप फील करोगे कि इसको घुमाना इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर उसी की जगह पे हम लोग एक नॉर्मल व्हील लेते हैं, नॉर्मल व्हील का मतलब मान लो इसकी जो आप इसका मास जानते हो, इसका मास कम से कम मान लेता हूँ 100 kg, क्योंकि सभी लोगों से कनेक्टेड है तो 100 kg है। क्योंकि मान लो यहाँ पे क्या है 10 kg है, तो आपको ही पता है कि 10 kg को घुमा लूंगा मैं इजीली, लेकिन इसको घुमाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। जब भी घुमाने वाली चीज़ आएगी तो हम वहाँ पे इनर्शिया नहीं बोलेंगे, हम वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। यानी कोई चीज़ अगर आसानी से नहीं घूम रही है तो इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका अर्थ ये भी होता है, कभी कभी आप देखोगे कि जो मोटर वगैरह या जो फ्लाईव्हील वगैरह होती है वो घूमती जिस पोर्शन पे है वहाँ पे रोलर लगा होता है, वो रोलर के थ्रू घूमती है। तो रोलर कभी कभी क्या होता है, जाम हो जाता है। जाम होने का मतलब वहाँ पे ग्रीस या लुब्रिकेंट की ज़रूरत होती है तो नहीं मिल पाता है, तो फ्रिक्शन के कारण बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगने लगता है, तो ये पहिया तभी भी नहीं घूमता है। तब इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो इसको घूमने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, और वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर कि ठीक है तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा दिया, देख भी लिया हमने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस सिस्टम के ऑब्जेक्ट को, सिस्टम के अंदर बहुत सारी बॉडीज होती हैं, उस सिस्टम के बॉडीज को मैं एक पॉइंट मास मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, पॉइंट मास मान लेता हूँ। और जब मैं पॉइंट मास मान लूँगा तब जाके मैं इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा तो इजीली कैलकुलेट करने की स्थिति को मैं निकाल सकता हूँ। मतलब अभी आपको 1 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ ली है, कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट लिया है, वो पॉइंट मास का है, इसको आपने रस्सी से बांधा है, या ये जो पॉइंट मास है सिंपल किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है ना, किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ऐसे बांधा गया। अब ये क्या कर रहा है, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, जैसे आप रस्सी में किसी क्या कर लो, रस्सी में आप किसी ऑब्जेक्ट को बांध लो और उसको क्या करो, घुमाओ। तो आप वही फील करिएगा जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रस्सी में किसी ऑब्जेक्ट को बांध लो। मान लो ये तुम्हारा हाथ है, जो ये एक्सिस की बात मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारा हैंड है, हाथ में पकड़ लो, हाथ में पकड़ के ये रस्सी है तुम्हारा, ये रस्सी को तुम पकड़ो और इसमें किसी ऑब्जेक्ट या पत्थर को बांध लो। तो सबसे पहले छोटा पत्थर बांधो और छोटे पत्थर को रस्सी के सहारे अपने हाथ के थ्रू, अपना हाथ तो फिक्स होगा, अपने हाथ के सहारे फोर्स लगा के क्या करो, इसको घुमाओ। ठीक है, शुरुआत में आपने कैसा पत्थर लिया है, छोटा पत्थर लिया है, तो आप घुमाओगे तो आप घुमा पा रहे हो इजीली, बिल्कुल आराम से घुमा पा रहे हो। अच्छा, ये पत्थर नंबर 1 था। अभी मैंने दूसरा पत्थर आपको दे दिया और ये थोड़ा सा क्या था, बड़ा था, थोड़ा बड़ा पत्थर था। फिर आपने रस्सी बांधी इसमें, सेम टू सेम सिचुएशन, और फिर इसको घुमाना स्टार्ट किया। तो आपने ये फील किया कि अभी घुमाना और पहले के दौरान जो घुमाया था, ये पत्थर नंबर क्या है, 2 है, ये दूसरा पत्थर है जो क्या है, पत्थर 1 से क्या है, बड़ा है। तो आप फील करोगे कि अब घुमाना क्या हो गया, कठिन हो गया। तो जब कठिन हो रहा है, इसका मतलब कठिन क्यों हो रहा है, ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि जो आई है भैया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, घुमाने में दिक्कत आएगी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो सीधा लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं और बड़ा मास ले लूँ, बहुत बड़ा मास ले लूँ, तो फिर इसको घुमाना आसान होगा, इसको घुमाना और कठिन, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि मास से क्या है, पेंडिकुलर, यानी मास बढ़ रहा है तो घुमाने में क्या हो रही है, दिक्कत। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ से मैं एक चीज तो समझ लिया, इसका मतलब सर आई इज इक्वल टू मैं मास लिख दूं क्या, नहीं, अभी रुको, केवल एक फैक्टर के कारण नहीं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है, एक और फैक्टर है। अब वो फैक्टर क्या है, समझना ध्यान से। देखो यहाँ तक आपको समझ में आया, मैं इस सबको मिटा रहा हूँ, अभी आप समझोगे यहाँ पे अच्छे से।
देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे आपके पास ये पत्थर था और आपने रस्सी से बांधा था। सपोज कर लो ये आपका हाथ है और ये आपकी रस्सी है, और इस रस्सी से इस हाथ के बीच की जो दूरी है मान लेता हूँ 2 मीटर है। कितना मीटर है? 2 मीटर। अभी आपने क्या किया कि रस्सी की लंबाई बढ़ा दी, रस्सी की लंबाई बढ़ा दी, ठीक है। रस्सी की लंबाई क्या कर दी? बढ़ा दी। पत्थर अभी भी वही रखा, लेकिन रस्सी की लंबाई क्या कर दी? बढ़ा दी। अब 2 से क्या कर दिया है? 4 मीटर। अब फिर ये घूमेगा, बिल्कुल सही। तो आप ये फील करोगे कि जब आप रस्सी की लंबाई बढ़ा रहे हो तो देख रहे हो कि सेम मास के ऑब्जेक्ट को घुमाने में थोड़ी क्या हो रही है? दिक्कत होगी। बिल्कुल, रस्सी की लंबाई बढ़ा दिया आपने तो आप फील कर पाओगे कि उसी ऑब्जेक्ट को घुमाने में आपको क्या हो रही है? दिक्कत। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो आप क्या करो, लंबाई और बढ़ा दो, 10 मीटर कर लो और अब इसको घुमाओ। तब फिर आपको पता चलेगा कि सच में दिक्कत हो रही है सेम मास के ऑब्जेक्ट को घुमाने में। ठीक है, आप ये फील करोगे। इसका मतलब भैया जब जब घुमाने में दिक्कत, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, मतलब घुमाने में दिक्कत हो रही है, मुश्किल बढ़ रही है घुमाने में, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो मास के परपेंडिकुलर है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी में मान लेता हूं r है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन 1 मिनट रुको, क्यों सर? एक बात समझो कि यार जब घुमा रहा हूं तो ये तो मान लो यहां से यहां तक r दूरी है, तो इस डायरेक्शन में जितना दिक्कत हो रही है, जब मैं यहां से यहां पे आ जा रहा हूं, मतलब यहां पे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमाते घुमाते मैं इस पॉइंट पे आ गया, तो यहां पे चला आया, यहां पे चला आया, ये कलर नहीं सही है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब चला आया अभी भी r दूरी पे वही ऑब्जेक्ट, तो मुझे सेम दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि जब मैंने दिशा परिवर्तन में लाया है, जब दिशा को परिवर्तित किया तो क्या हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर कोई चेंज आ गया। तो इसका मतलब दिशा में परिवर्तन के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो दिक्कत यहाँ पे इस दिशा में है, घुमाते घुमाते जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो भी उतना ही दिक्कत है। आई बात समझ में? ये आप खुद प्रैक्टिकली फील करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा नहीं है कि आप थ्योरेटिकली समझो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। अब चूंकि मैं यहाँ से सिर्फ बता सकता हूँ, करना आपको पड़ेगा। लाइव नहीं चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप स्वयं करिए, स्वयं फील करिएगा इस चीज को। ठीक है, तो मैंने जब देख लिया कि ये जो दूरी है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी r पे डिपेंड, ये नहीं कि r इधर है तो कुछ और हो रहा है, इधर हो रहा है तो कुछ और हो रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि भैया डायरेक्शन, मतलब अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में देखूं या निगेटिव डायरेक्शन में देखूं तो हर ओर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कंडीशन में मेरा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर जितना है उतना ही इधर है, सेम वैल्यू है। तो इसका सीधा कारण है कि इस क्वांटिटी का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बीच की दूरी के इवन पावर में होगा। किस पावर में होगा, इवन पावर में होगा। इवन पावर में होने से क्या होगा सर, इवन पावर में होगा तो हर जगह क्या होगा, सेम होगा, सेम साइन के साथ चलेगा। समझ पा रहे हैं? अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, अभी आप समझ जाओगे। मान लो ये रहा पूरा का पूरा गोला और ये रहा एक्सिस। इस एक्सिस से आप इस गोले को घुमा रहे हो, तो मान लो यहाँ पे r दूरी पे है। सपोज कर लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस डायरेक्शन में, सपोज कर लेता हूँ अभी फिलहाल में ये डायरेक्शन है, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन है, सिंपली समझोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं हम लोग। मान लो ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से इधर पॉजिटिव मानते हैं, इधर निगेटिव मानते हैं, ये ना करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सपोज कर लिया पॉजिटिव डायरेक्शन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किधर की ओर भाग रहा है, इधर की ओर। जब ये नाचते नाचते इधर गया, r दूरी का अभी भी है ऑब्जेक्ट, r दूरी पे अभी भी ऑब्जेक्ट, तो अभी भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है वो किधर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा नहीं हो कि किधर की ओर लग गया, अंदर की ओर लग गया, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर कोई चेंज आया। हमेशा ये आउटसाइड द बॉडी लग रहा है। अगर सपोज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसी नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो फोर्स के थ्रू आप घुमा रहे हो फोर्स ऐसे समझो, क्योंकि तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायरेक्शन नहीं लेके आ सकते, यहाँ पे फोर्स समझो। यहाँ भी फोर्स बाहर की ओर चल रहा है, यहाँ भी फोर्स क्या चल रहा है, बाहर की ओर।
बाहर की ओर मतलब जो भी छोड़ोगे ऑब्जेक्ट कहाँ भागेगा, बाहर की ओर। तो हर कंडीशन में बाहर की ओर चल रहा है। तुम खींच के किधर की ओर रखे हो, अंदर की ओर, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज होता तब ना कुछ चीजें चेंज होती। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा डायरेक्शन चेंज होने के कारण, इसका मतलब जो आर होगा वो इवन पावर में होगा, सिंपल मतलब है। और इवन पावर में भी मैंने किसको लिया है, 2 को। तो इसका मतलब यहाँ से सीधा मतलब आ गया, क्या आ गया कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, और आई एक और चीज के प्रोपोर्शनल है, वो बीच की दूरी के, यानी जो ऑब्जेक्ट है और जो एक्सिस है उसके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के बराबर है। तो अगर दोनों को मैं सबमर्ज करूं तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर, और इस परपेंडिकुलर को हटाऊंगा तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा के एम आर स्क्वायर। इसको हम ज़्यादातर चांसेस में क्या लेके चलते हैं, के को के इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 1, और यहाँ से ये निकल के आता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला। किसी को अगर प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर 2 क्यों रखा गया, तो उसको मैं पुनः आगे जाके बताऊंगा। यानी 4 क्यों नहीं रखा गया, 10 क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इवन नंबर तो सब होते हैं, तो केवल क्यों 2 रखा गया, उसको आगे जाके मैं आपको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके लिए आप चिंतित ना रहें, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने कंटेंट पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि मेजरमेंट है, ये बार बार मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ये मूवमेंट नहीं है, मेजरमेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ऑन एक्सिस। तो देखो यहाँ पे इसने वही चीज लिखी है, बाकी आप समझदार हो समझ सकते हो। देखो यहाँ पे r दूरी पे m मास का ऑब्जेक्ट है, और ये क्या किया गया है, r दूरी पे रखा गया है, चाहे यहाँ भी जा रहा है तो r ही दूरी पे जा रहा है। तो पहली बात तो मास बढ़ाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो मिल के बन गया आपका I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ से ये बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को मैंने किसमें तोड़ दिया है, पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मास मान लिया है। अभी आपको और अच्छे से फील आएगा। तो पॉइंट क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट एन एक्सिस इज डिफाइंड है। कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो यार यहाँ पे ये डिफाइंड बोला है। डिफाइंड का मतलब होता है कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मन से बता रहे हैं, इसको पहले से डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली का मतलब ये पहले प्रैक्टिकल करके अनुभव करके बताया गया है और इसी तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वेयर R क्या है, तो R जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से। आपको भी पता होगा परपेंडिकुलर का मतलब, मान लो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ऑलवेज ये R जो होगा, ये रहा R, ये R हमेशा कैसे है, 90 डिग्री पे है कि नहीं है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो R होगा वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब चलिए आगे जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं चीज़ों को और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। जैसे देखिए यहाँ पे इसने एग्जाम्पल लिया हथौड़े का। हथौड़े के अंदर क्या बोला है, ये रहा हथौड़ा, अगर मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ, यहाँ से मतलब कि मैंने, ये रहा एम मास का ऑब्जेक्ट, ये रहा एम मास का ऑब्जेक्ट, और इस एम मास के ऑब्जेक्ट से इतनी दूरी पर जब इस हथौड़े को घुमाया, घुमा के जब कील से मारा, तो क्या हुआ, मुझे कुछ तो फील आया होगा या कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नजर आएगा, मतलब घुमा रहा हूँ ना मैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, फिर जब मैं आगे थोड़ा सा पकड़ के घुमा रहा हूँ, यानी जब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे पकड़ के थोड़ा सा और आगे चला गया मास के ओर, तब मैं जब घुमा रहा हूँ, तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो दूरी ज़्यादा है, तो उसको घुमाने में क्या हो रहा होगा, थोड़ा दिक्कत। आप खुद देखिएगा, आप क्या करिए, अभी कुछ मत करिए, आप पकड़िए हथौड़ा भाई, ठीक है। आप क्या करिए, आप यहाँ से पकड़िए हथौड़ा, यहाँ से आप पकड़ लीजिए हथौड़ा, ठीक है, देखिएगा। और आप क्या करिए, यहाँ पे आप इस पोर्शन से पहले घुमाइए, ठीक है, इस पोर्शन से। जब आप इस पोर्शन से घुमा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपको फील होगा कि इसको घुमाने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि एम मास का ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही दूरी पे है, तो आप क्या हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, मतलब समझो ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो इस एम मास से आप क्या हो, बहुत दूर हो। जब दूर हो तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, दिक्कत होगी। तो आप यहाँ से जब घुमाओगे, बड़े अच्छे से समझो, यहाँ से यहाँ तक दूरी ज़्यादा है एम मास का ऑब्जेक्ट, तो भार ज़्यादा इधर है, तो ये क्या होगा, इसको घुमाने में क्या होगी, दिक्कत, ठीक है, दिक्कत होगी।
लेकिन जब आप क्या हो जाओगे, नजदीक आ जाओगे, एकदम नजदीक आ जाओगे, तो इसको घुमाना इजी हो जाएगा। यानी भारी भारी हथौड़ा क्या लगेगा, नजदीक लगेगा। देखते हो कभी कभी लोग जब भारी होता है ना, तो यहाँ से नहीं घुमाते, यहाँ से घुमाते हैं, क्योंकि जानते हैं हम यहाँ से घुमा ही नहीं पाएंगे। बहुत भारी होता है, बार बार क्या हो जाता है, लटक जाता है, तो उठा के फिर मारना ऐसे, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो एकदम ऊपर से पकड़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम यहां से घुमाओगे तो भले ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे तुमको फील ज्यादा हो, लेकिन जब यहां से मारोगे ना, तो चोट उस कील के ऊपर ज्यादा लगेगी। उस कील के ऊपर जो चोट होगी वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। लेकिन जब तुम यहां से मारोगे तो यहां से क्या होता है, इतना ज्यादा चोट नहीं लग पाता है कील को, बस क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, कम। ठीक है ना, यानी घुमाना आसान हो जाता है, लेकिन चोट क्या लगती है, कम। ये भी फीलिंग्स आप रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल में आप ये अब जरूर ऑब्जर्व करिएगा कि कहाँ से घुमाना आसान है। ठीक है, चलो ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, यहाँ से एक बच्चे को देखो। यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, एक बच्चे को देखते हैं ना, अरैया परैया खिलाते हैं सब, तो क्या करते हैं, घुमाते हैं ऐसे, मतलब ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे इसको घुमाते हैं, है ना। तो आप देखते हो कि जितना ज्यादा ये दूर रखते हैं उतना ज्यादा इनको क्या लगता है, घुमाना क्या होता है, क्या होता है, टफ होता है, उतना ज्यादा टफ। और जितना ज्यादा ये नजदीक कर लेते हैं उतना आसानी से क्या कर सकते हैं, ये घुमा सकते हैं। सिंपल मतलब यही है, ये फिक्स पोर्शन है, इस फिक्स पोर्शन से जितना हम दूर रखेंगे आर का मान बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, दिक्कत बढ़ेगी। कहने का अर्थ है, ठीक है ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना ज्यादा दूरी बढ़ाओगे उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, सीधा मतलब यही है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बातों को समझते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, ये तो था एक पॉइंट मास के लिए। अब यहाँ पे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि मान लो अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट है, मतलब अलग अलग मास हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो सभी के सभी एक ही फिक्स एक्सिस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यानी अलग अलग पार्टिकल अलग अलग मास के अलग अलग दूरी से हैं और क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उनके लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पूरे ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही है, एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल का जो मास है वो क्या है, अलग अलग है। अब वो अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट अलग अलग दूरी से क्या कर रहे हैं, एक फिक्स एक्सिस से क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना होगा, ओके। तो मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। मान लो सपोज कर लो ये फिक्स एक्सिस है, इससे r1 दूरी पे m1 है और इससे r2 दूरी पे m2 पार्टिकल का मास है, मतलब m2 मास वाला पार्टिकल है। तो ये भी घूम रहा है इसके चारों ओर और ये भी घूम रहा है चारों ओर, है ना, यानी ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है। सिंपल मतलब है। तो अगर मैं देखूं इन सभी मास यानी अलग अलग पार्टिकल का मास, तो मैं सबसे पहले पूरे सिस्टम का देखूंगा कि नहीं देखूंगा। तो पूरे सिस्टम का अगर मैं देखूंगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मुझे आई निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा, तो ये हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस m2, इस वाले का जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, m2 r2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम कहानी इसमें यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से देखोगे आप। तो m1 r1 का स्क्वायर फिर m2 r2 का स्क्वायर, इस तरीके से जितने भी पार्टिकल हैं उन सबका मैं मास सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और सबको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो मुझे मिलेगा पूरे सिस्टम का, और वो पूरे सिस्टम का क्या होगा, तो वो होगा सिग्मा ऑफ m r स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे इस बात को। दूसरी बात यहाँ पे और क्या होती है, ये तो अलग अलग मासेस का हो गया। दूसरी बात ये होती है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे m1 मास का ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम रहा है, यानी ये फिक्स एक्सिस है, तो फिक्स एक्सिस के इस पॉइंट से घूम रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूं, मतलब यहाँ से ना घुमा के मैं इस पोर्शन से घुमा रहा हूँ, ठीक है, इस पोर्शन से घुमा रहा हूँ। तो कंडीशन आप ये देखोगे कि अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर दे रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब पॉइंट ऑफ एक्सिस के पोजीशन को चेंज कर दे रहे हैं, ध्यान देना, दूरी नहीं, बीच की दूरी चेंज नहीं कर रहा है, मास चेंज नहीं कर रहा है, बट हम पॉइंट ऑफ एक्सिस जिसके अबाउट घूम रहा है पार्टिकल, उसके पोजीशन को क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। सिंपल मतलब ये है, इसको और अच्छे से समझा दे रहा हूं मैं। मान लो आपने देखा हुआ है कि आप अगर यहाँ से एक पोटली ले रहे हो ऐसे करके, ठीक है, तो मान लो ये आपका क्या है, एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। यहाँ पे एक मास है m और यहाँ भी m मास का ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे दो पार्टिकल मैं ले रहा हूँ,
अब इस पार्टिकल का मास देखोगे तो m है, इस पार्टिकल का भी मास क्या है, m है। क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या है, r है, r1 है, और यहाँ पे दूरी क्या है, r2 है। देखना ध्यान से, दूरी अलग अलग है कि नहीं है। जब दूरी अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ रही बात, बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा हो कि सपोज कर लो कि हमने एक सिंपल ऐसा ले लिया, कोई फ्लैट है एकदम, फ्लैट मतलब ऐसे कोई मतलब रॉड ले ली, रॉड ली, तो रॉड मतलब मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इसके अंदर तो ऐसा उबड़ खाबड़ तो नहीं ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मान लो यहाँ पे कोई m मास है और यहाँ पे भी कोई m मास है, और ये रहा एक्सिस जिसके अबाउट ये घूमेगा। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी r है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, r ही होगी। तो इस पॉइंट का जितना क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका भी इतना ही होगा। और यहाँ पे मान लो पार्टिकल है, इसका भी m है, तो ये भी पॉइंट ऑफ एक्सिस से कितना है, r दूरी पे, तो इसका भी क्या होगा, m ही होगा, यानी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हम लोग अगर देखें ध्यान से तो क्योंकि इनका मास और क्या है, रेडियस सेम है। तो इससे ये बात पता लगती है कि हम एक एक्सिस के अबाउट कहीं से भी घूमेंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। इसी बात को इसने लिख दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास डज नॉट चेंज व्हेन इट्स शिफ्टेड पैरेलल टू द एक्सिस। यानी जब इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर दें यहाँ से यहाँ तक तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी या तो यहाँ पे रहे या तो यहाँ पे, तो बात क्या होगी, एक ही होगी। तो आई होप ये कहानी आपको भी क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। पैरेलली शिफ्ट करो, यानी एक मास यहाँ पे है तो इसको मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे कर दिया, तो इसके ऊपर जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे होगा। कहने का मतलब यही है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, क्योंकि अभी तक तो ये इस पॉइंट से कर रहा था मूव, अब ये इस पॉइंट से मूव करेगा, है ना, बात खत्म। अब चलो देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। तो सबसे पहले हमारे पास एक रॉड दिया गया है और इस रॉड को लेके ये कह रहा है कि इस रॉड का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ओके, इस रॉड का क्या बताना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंपली आप देखोगे यदि यहाँ पे तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट किस में कर देना है, सबसे पहले कन्वर्ट करना है पॉइंट मास के अंदर। सर पॉइंट मास के अंदर कैसे करेंगे, कुछ मत करो, यहाँ से एक हैमर या इधर से एक प्रेशराइज करने वाला क्या लगा लो, मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, और इधर से भी प्रेशर डालने वाला मशीन लगा लो। अब ये मशीन और ये मशीन जब एक दूसरे को प्रेस करेगी तो ये क्या हो जाएगा, दब के एक पॉइंट मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये ऊपर से भी दबाओ और नीचे से भी दबाओ, दोनों एक साथ दबाओगे तो दबते 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 एक पॉइंट मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सिंपल मतलब ये है। तो होगा क्या कि यहाँ पे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट r दूरी पे तो पूरा का पूरा रॉड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, m मास के अंदर, या सिंपल एक पॉइंट मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इस पूरे रॉड का एक सिंगल मास कन्वर्ट कर सकता हूँ, m बोल सकता हूँ ना मैं, m, और ये m हो गया। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिंपल मतलब है मास m है, दूरी r है, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²। सिंपल है, बिल्कुल। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ भी एक क्वेश्चन है, इसको भी हमको करना है। तो सिंपल मतलब यही हुआ। अच्छा क्यों हमने ऐसा किया, कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम एक पूरे रॉड के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो रॉड है अपने आप में एक सिस्टम है, और सिस्टम जो होता है बहुत सारे पार्टिकल्स का क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स का ग्रुप होता है। बड़े अच्छे से समझिएगा, हमने जो ये फॉर्मूला लगाया है I=mr², वो एक्चुअल में पॉइंट मास के लिए, अभी आपने जस्ट देखा है कि किसके लिए है, पॉइंट मास के लिए, यानी पूरे सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट मास में। यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल हो जाएंगे ना भाई, तो कैसे आप I=mr² लगा सकते हो, क्योंकि mr² इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास। क्लियर है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन को यहाँ पे देखता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बाकी नीचे वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, SW रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको देखिए, अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिखा गया है, यहाँ पे रिंग दिया गया है, और ये रिंग कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे भी दो अलग अलग, मतलब इसको दिया गया है, कहा है कि इसको देखो और इसको देखो, दोनों को आपको निकालना था।
ठीक है ना। लेकिन चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, समझाते हैं एक एक करके। मान लो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया वो कुछ ऐसे दिया है कि ये एक रिंग है, ठीक है, और ये जब मूव कर रहा है तो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। इसका मतलब समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है कि जो चूड़ी है, सपोज कर लो यहाँ पे चूड़ी ले लो, चूड़ी सबसे आसान है, चूड़ी या कंगन जो भी ले लो। अब वो चूड़ी या कंगन लोगे, इसको कर लो आसमान की ओर, आसमान की ओर, और इस आसमान की ओर करके घुमाओ इसको ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इसका एक फेस आसमान होना चाहिए, दूसरा फेस क्या होना चाहिए, जमीन, और इस तरीके से इसको घुमाओ ऐसे गोल 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 गोल। तो क्वेश्चन है कि इसका इसका क्या होगा, जड़त्व तो कितना होगा, या सिंपल बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा रिंग का। यानी हम परपेंडिकुलरली इसको मूव करा रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, सिंपल मतलब यही है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिंग है, ये रिंग ऐसे होता है, मतलब रिंग एकदम सिंगुलर सर्कुलर पोर्शन में होता है, ऐसे ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं इसके एक पार्टिकल को पकड़ता हूँ जिसका मास कितना है, m है, m है, बड़े अच्छे से सुनना, इसका मास कितना है, m है, और यहाँ पे दूरी क्या है, r है, ठीक है ना, यहाँ पे दूरी r है। अब ये घूम रहा है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम यहीं पे होने वाली है जो आप समझ नहीं पाओगे, देखना ध्यान से, ये बीचों बीच है, लेकिन आप जब यहाँ से देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे कम हो गई, फिर इधर जाओगे तो फिर ज़्यादा होगी, फिर इधर जाओगे तो और ज़्यादा होगी, फिर इधर देखोगे तो कम होगी, ऐसा आपको नजर आएगा। बार बार m क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सपोज कर लो यहाँ पे m1 है, यहाँ पे r1 है, फिर यहाँ पे m2 है, फिर यहाँ पे क्या है, r2 है, फिर यहाँ पे r3 है, यहाँ पे m3 है, ऐसे करके है ना। ये कैसा बन गया, ये तो डिस्क्रीट मास सिस्टम बन गया ना। तो कैसा बन गया, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी अलग अलग मासेस हैं एक पार्टिकल के। यही तो जस्ट समझाया है अभी। देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा था, ये आपको ये वाला पोर्शन, ये क्या था, डिस्क्रीट मास सिस्टम ही तो था, इसमें अलग अलग मासेस थी, अलग अलग डिस्टेंस थी। हम क्या कर रहे थे, सबको समेशन कर दे रहे थे और एक करके कन्वर्ट कर दे रहे थे। सेम कहानी यहाँ पे है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी क्या है, चेंज है, वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ध्यान देंगे, ये ऐसे है, यहाँ पे अलग अलग मासेस तो है नहीं। तो मैं मान लेता हूँ चूड़ी का जो मास है या कंगन का जो मास है वो क्या है, m है। नहीं मानना है मत मानो, लेकिन हमको पता है कि जब अलग अलग मानूंगा तो भी मेरा क्या आने वाला है, I = mr², क्योंकि m मास का ऑब्जेक्ट है, वो r दूरी पे है, तो मैं सभी को जोड़ूंगा तो किसके बराबर होगा, वो I = mr²। तो रिंग का जो होगा यहाँ पे किसका है, रिंग का है ना। रिंग का भी कितना आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I = mr²। सेम टू सेम यहाँ पे हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर मतलब खाली सिलेंडर है, और इसका यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो L दूरी है, यहाँ पे क्या है, L दूरी है। देखो यार यहाँ पे दूरी उरी से लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हम जस्ट इसके पहले वाला देखे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जानते हैं इस क्वेश्चन के अंदर ये पूरा का पूरा पोर्शन L दिया था, यानी दूरी क्या दिया था, इस पूरे रॉड की लेंथ क्या दिया था, L। आपको याद रखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिस्टम के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। यानी MOI इज इंडिपेंडेंट टू लेंथ ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, लेंथ ऑफ सिस्टम। मैं बोल दे रहा हूँ, लिखा नहीं पा रहा है यहाँ पे, लेकिन आप समझ लीजिएगा, लेंथ ऑफ सिस्टम। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे भी है भाई, हॉलो सिलेंडर कितना लंबा है इससे हमको लेना देना नहीं है। मैं फिर से वही काम करूंगा, कंप्रेसर लेके आऊंगा, कंप्रेसर से क्या कर दूंगा, इसको ऐसे दबाऊंगा, दबाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे। अब ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है r, तो रेडियस इज नेवर चेंज। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो आप रिंग लिए थे उस रिंग में कभी रेडियस चेंज होगा, तो मैं r1 r2 माना था, नहीं, कभी नहीं चेंज होगा। यही समझाना था आपको कि क्योंकि ये रिंग है तो एक सिलेंडर के फॉर्म में है ना, तो एक सर्कल है ना, और सर्कल में चाहे इस पॉइंट पे जाऊं, 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 हमेशा जो क्या होगा, जो रेडियस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा, यानी दूरी क्या होगी सेंटर से सेम होगी, ठीक है। इसका सीधा अर्थ है कि यहाँ पे क्या नहीं होने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर, चलिए वेरी गुड, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे फिर से ये हॉलो सिलेंडर किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, ये कन्वर्ट हो जाएगा पुनः एक रिंग की तरीके से। और फिर मैं अगर इसको ऐसे ऐसे घुमाऊँ, एक्स एक्सिस पे ऐसे ऐसे मूव कराऊँ,
तो भी मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, mr² के बराबर आएगा, क्योंकि अभी फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, ये हॉलो सिलेंडर किस में कन्वर्ट हो गया, रिंग की तरीके से, और रिंग का हमने जस्ट देखा mr² होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा mr²। ठीक है, सबसे पहला प्रयास यही करना चाहिए कि हमको या तो पॉइंट मास के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए, पॉइंट मास में नहीं हो रहा है तो रिंग की तरीके से, अगर सर्कुलर कोई ऑप्शन दिया गया तो रिंग की तरीके से कर लीजिए, उसका भी mr² होता है। कुल मिलाकर के आंसर क्या आएगा, I = mr² ही आएगा। ओके, तो आई होप ये कहानी आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो बस आपसे बोल रहा है कंपेयर करना है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेंथ ये है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस ये है और यहाँ पे घूम रहा है। भाई रॉड वही है, एक्सिस बस क्या कर दिया है, चेंज। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दूरी इतनी है, जबकि यहाँ पे दूरी क्या है, कम। सिंपल मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आधे पे घूम रहा है, यहाँ पे पूरे पे घूम रहा है। तो जहाँ पे यहाँ पे r ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे r का आधा दूरी है। और हम जानते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के। अगर r कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम। यहाँ पे r कम है तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ पे r ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, ज़्यादा। सिंपल, यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे m मास का ऑब्जेक्ट है, बीच की दूरी क्या है, r। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे m मास का ऑब्जेक्ट है और यहाँ से दूरी देखोगे पॉइंट ऑफ एक्सिस से तो क्या हो गई, 2r। 2r हो गई कि नहीं हो गई, सर्कल का आधा क्या होता है 2r, तो यहाँ पे दूरी बढ़ गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि मास यहाँ पे क्या है, सेम है। यहाँ पे लिखा भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉलोइंग बॉडीज हैविंग सेम मास। ठीक है, तो आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पुनः मिलेंगे तो नेक्स्ट में बात करेंगे आगे की ओर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।